नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के पार्ट 3 की। पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जाम गुरुजी के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, उस पर डाल दिए गए हैं। आप ये दोनों पार्ट देख लेंगे, आपको वहाँ पे मध्य प्रदेश का बजट भी मिल जाएगा, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस और प्री के एग्जाम दोनों आपके अगले 2 से 3 महीनों के अंदर होने हैं। उसके लिए आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में जो पीवी के एग्जाम होते हैं व्यापम के, उसके लिए भी आंकड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किए गए वो आंकड़े होते हैं जो वो विधानसभा के पटल पर रखते हैं, यानी वहां पे झूठ बोलने की संभावना कम है। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम से नोट्स उपलब्ध हैं। एग्जाम गुरुजी के प्ले स्टोर में आप ऐप डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी नोट्स के साथ एमपीपीएससी प्री की जो एग्जाम होने वाला 2021 का, उसकी टेस्ट सीरीज मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए दोनों नंबरों पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट पे विजिट करके इसके ऑर्डर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे भाग ऊर्जा की। तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विद्युत कंपनी का गठन जुलाई 2002 में किया गया था। ये मध्य प्रदेश की पूर्णतः स्वासी कंपनी है जो विद्युत कंपनियां हैं, ठीक है। और यदि बात करी जाए राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1998 में हुई थी। एमपीपीएससी में आपके 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो कृषि उपभोक्ता होते हैं उनको कितने घंटे की विद्युत दी जाती है। ये प्रश्न आपका पहले पूछा जा चुका है। तो जून 2013 से जो सभी गैर कृषि उपभोक्ता है जो घरेलू विद्युत उपयोग करते हैं उनके लिए 24 घंटे की, तथा जो कृषि उपभोक्ता है उनको हम 10 घंटे की विद्युत प्रदान करते हैं, ठीक है। बात करी जाए दिसंबर 2020 में 15,425 मेगावाट का सबसे अधिकतम मांग आपूर्ति दर्ज की गई है, जो कि इतिहास में सर्वाधिक है। हालांकि ये रिकॉर्ड आपका प्रतिवर्ष टूटता है, 2019 में भी टूटा था। इससे ज्यादातर प्रश्न आपके बनते नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, हो सकता है पूछा जा सके, ठीक है। अब इसके पहले एक प्रश्न आपका और आ चुका है पेपर में कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विद्युत उपभोग किस क्षेत्र में होता है, तो उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। यदि बात करी जाए सबसे ज्यादा विद्युत उपयोग की, तो सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश में विद्युत उपयोग होता है वो कृषि क्षेत्र में होता है। ये लगभग 43.2% के आसपास होता है। इसके बाद जो होता है वो हमारा जो अन्य घर और घरेलू जो विद्युत उपभोग होता है वहां पे होता है, वो होता है लगभग 28.6 के आसपास। औद्योगिक उत्पादन में, जहां पे औद्योगिक उत्पादन होता है वहां पे 18% की बिजली का उपयोग किया जाता है। यदि व्यवसायिक के क्षेत्र में बात करें जाए, यानी जो ऑफिस होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह होते हैं, वहां पे 6.6% विद्युत का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो बाकी के क्षेत्र बचते हैं, है ना, स्ट्रीट लाइट हो गया, नगर निगम के बाकी के जो उपभोग होते हैं वहां पे 3.6 के आसपास होता है। तो आपको इन आंकड़ों को याद रखना है, क्योंकि इसमें पहले भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये आंकड़े पिछले वर्ष के जो 2019-20 के थे उसमें से परिवर्तित हुए हैं। लगभग 1.2 के आसपास सभी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते हम अपने ऊर्जा के जो अगला भाग है नवीकरणीय ऊर्जा, उसकी तरफ। बात करी जाए प्रदेश में यदि कितनी मेगावाट की क्षमता हमारी हो चुकी है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, तो ये हो गई 5,100 मेगावाट की। और क्योंकि 2012 तक ये लगभग 491 मेगावाट के आसपास थी, वर्तमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। कई प्लांट ऐसे हैं जो इसमें एक्टिव हो गए हैं। जो रीवा का सोलर प्लांट था वो भी एक्टिव हो गया है। तो इसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाले समय में आपको 2 से 3 साल के अंदर इसकी क्षमता में और बढ़ोतरी मिलेगी। यदि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पे बात करी जाए अलग अलग क्षेत्रों में, तो हमारे पास किस क्षेत्र में कितनी क्षमता है, तो पवन ऊर्जा का जो है 2,444 मेगावाट है, सौर ऊर्जा का 2,438 मेगावाट है, और बायोमास का 119 मेगावाट है। और जो छोटी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं उसमें 99 मेगावाट का योगदान है, और यह कुल मिलाकर के 5,100 मेगावाट हो जाता है, ठीक है। सरकार इस पे आगे क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है कि सागर जिले में भी लगभग 1,500 मेगावाट की क्षमता का सौर पार्क की स्थापना कर रही है। ओंकारेश्वर में भी विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, सरकार उस पर काम कर रही है। फ्लोटिंग परियोजना मतलब कि वो तैरता हुआ, जो एक्चुअली में जो ये ओंकारेश्वर के पास डैम है, ओंकारेश्वर डैम है मेधांता पर्वत से लगा हुआ, तो वहां पर क्या है कि जब ये जो सोलर पैनल होते हैं जब किसी जगह पे लगा दिए जाते हैं तो उस जगह का फिर और किसी क्षेत्र में यूज हो नहीं सकता है, और ये एरिया बहुत सारा कवर करते हैं। तो सरकार ने ऐसी कई योजनाएं सरकारें चला रही हैं जिसमें जो शासकीय विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, ठीक है, ऑफिसेज होते हैं, रेलवे स्टेशन पे जो अपने प्लेटफॉर्म वगैरह
के ऊपर जो एरिया होता है, सरकारें कोशिश कर रही हैं कि हम यहाँ पे इंस्टॉल करें, क्योंकि इन जगहों का कोई उपयोग होता नहीं है। तो उससे ये होगा कि जो हमारी बाकी की ज़मीन है वो इसमें लगेगी नहीं। तो इसी से जुड़ी हुई ये योजना है। वहाँ पे तैरता हुआ मतलब कि जो जलाशय है उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे इसको लगाएंगे। ठीक है। और क्या कर रहे हैं, सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यूएई में भी एक शहर है जो पूरी तरह से सोलर सिटी पे निर्भर है। वहाँ पे पूरे का पूरा जो विद्युत उपयोग होता है वो सोलर के माध्यम से होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का वहाँ पे उपयोग किया जाता है। बहुत ही क्लीनेस्ट सिटी है। तो उसी का कॉन्सेप्ट लेकर के सांची को भी ये डेवलप कर रहे हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट है। पहले तो यहाँ नगर निगम से रिलेटेड जो भी इनकी आवश्यकताएं होंगी, शासकीय भवनों से संबंधित चीजें होंगी, उनको ये लोग सोलर से वहाँ पे एनर्जी पे वहाँ इंस्टॉल करेंगे। वहाँ पे सोलर एनर्जी के थ्रू विद्युत का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी ऊषा अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 25 नवंबर 2021 को हुई थी। ये अभियान आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो इसमें है क्या? इसमें सरकार ये कर रही है कि लोगों को ऊर्जा के सदुपयोग के लिए, कि लोग जो कई बार ऐसा होता है कि आप एक कमरे में बैठो, अंदर के कमरे के पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, ठीक है, बहुत सारी जो विद्युत का उपयोग होता है, हम लोग उसको वहाँ पे हमें आवश्यकता नहीं होती चला करके रखने की, लेकिन हम लोग करते हैं। और भारत जैसे जैसे आगे, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ ऊर्जा की मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये जो अनावश्यक ऊर्जा का हास हो रहा है, ऊर्जा हमारी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका गलत जगह उपयोग हो रहा है, यानी जहाँ पे ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है हम उतने का ही उपयोग करें। मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा तो चार्जर को हम बंद कर दें। ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत कम मात्रा में उपयोग हो रहा है, लेकिन ऐसा कितने सारे चार्जर चल रहे होंगे जिसकी वजह से विद्युत का नुकसान हो रहा है। तो सरकार इसको लेकर के अवेयर कर रही है। यह अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसकी शुरुआत 25 नवंबर 2021 को हुई थी। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है, ये इसका जो उद्देश्य है यह भी नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित है। इसमें कई भाग है, एक आ है, बा भाग है और सा है। कुसुम योजना का ही आ भाग है, बा भाग है, सा भाग है। ठीक है, ABC। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 22 जुलाई 2019 को की गई थी। ये तीनों भागों में अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक्चुअली इस योजना का जो उद्देश्य है वो जो ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, लोगों को सोलर पैनल प्रोवाइड करना है। किसानों के जो सोलर पंप हैं, जो पंप हैं उनको सोलर पंप में करना है। उनकी जो घरेलू यूज होते हैं विद्युत के, वहाँ पे भी सोलर इंस्टॉल करना है। ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि किसान जो बिजली का बिल देता है, कई बार बिजली का बिल आपको मालूम बहुत ज़्यादा आता है, तो उनका जो एक आय का एक हिस्सा कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में जा रहा है। तो एक तो उनको सबसे बड़ा फायदा ये होगा। इसके लिए गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। जब सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो इनको फायदा ये होगा कि इनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम हो जाएगा, और उनको जो अभी 10 आवर की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ये बढ़ करके लगभग 24 आवर की हो जाएगी। इसी का जो दूसरा भाग है, बा भाग यानी बी भाग है, उसमें ऐसा कर रही है सरकार की इलेक्ट्रिसिटी में इसमें सब्सिडी नहीं प्रोवाइड कर रही, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उनसे परचेज करेगी। कि यानी आपके पास जो बिजली बचती है, ठीक है, तो आप उसको हमें बेच सकते हो, हम वहाँ पे उसका दूसरी जगह उपयोग करेंगे, उसके हम आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो अलग अलग भाग हैं, अलग अलग इनके कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग चीज़ें इसके अंदर। आप योजनाओं को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको वहाँ पे देख लेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला भाग है परिवहन। ठीक है। बात करी जाए मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, तो ये 8858 का है। 2019 में आंकड़ों में भी यही था, 2020 के आंकड़ों में भी इतना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रांतीय राजमार्गों की बात करी जाए तो 11,389 किलोमीटर का है। इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, 10-12 किलोमीटर का हुआ है। बाकी के जो हमारे जिले मार्ग हैं ये उनकी संख्या है। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये योजना शुरुआत कब हुई थी? ये योजना दिसंबर 2000 में हुई थी। और इसमें ऐसा होता है कि जो विकास खंड होते हैं 500, या जो आदिवासी विकास खंड होते हैं वहाँ पे 250, इससे से ऊपर आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर 12मासी सड़कों को बनाया जाता है और उन्हें जो वहाँ मुख्य सड़क होती है उससे जोड़ा जाता है, ताकि जो आवागमन है वो सुगम तो हो ही, और किसानों को या ग्रामीण क्षेत्रों को एक कनेक्टिविटी अच्छी हो, ताकि रोजगार भी अच्छा डेवलप हो। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना। ये भी प्रधानमंत्री की तरह, बस यहाँ पे मुख्यमंत्री हो गए हैं। बाकी कई सामान्य क्षेत्र 500, आदिवासी क्षेत्र 250 रहेगी। ये योजना जो शुरुआत हुई थी 2010-11 में हुई थी। इसमें पुल पुलियों का भी निर्माण किया जाता है। आगे की तरफ बात करें तो विजन जीरो मध्य प्रदेश, ये भी 18 अगस्त 2021 को ग्वालियर से शुरू किया गया है।
विजन जीरो मध्य प्रदेश आपके लिए एक अच्छा प्रश्न बन सकता है प्री में, इसको याद रखना इसमें है क्या, क्योंकि विजन जीरो है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यह परिवहन से संबंधित है, ठीक है। इसमें है क्या, इसमें लोगों को अवेयर करना है। जो मध्य प्रदेश वर्तमान में आप देखोगे तो पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं पे दूसरे नंबर पे, ठीक है, सेकंड पोजीशन में है। आप अखबार भी पढ़ते हैं, आए दिन हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब उसके कारण कई बार क्या होता है, लोगों की जान चली जाती है। और जान जाने का बहुत बार कारण ये होता है कि उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता या उन्हें नहीं पहुंचा पाते हैं। कारण ये होते हैं कि बहुत सारे लोग क्या होता है, पुलिसिंग से डरते हैं। क्योंकि क्या हुआ, यदि आप किसी को हॉस्पिटल लेकर के गए और वहां पे डॉक्टरों ने बोल दिया भाई पुलिस कार्रवाई होगी, तो लोग क्या हो जाता है, इन सब चीजों से पचड़ों से बचने के लिए देखते हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन उसको वहां पर अस्पताल के लिए लेकर के नहीं जाते या पुलिस को सूचना नहीं देते, ठीक है। क्योंकि उनको अनावश्यक, एक तरह से उन्हें ऐसा लगता है कि हमें एक अनावश्यक परेशानी मिल रही है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि लोगों को अवेयर कर रही है कि आप यदि किसी की मदद करते हैं तो आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, आपसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या पुलिसी कार्रवाई में आपको नहीं फंसाया जाएगा, ना ही आपसे पूछताछ होगी। आपका ये दायित्व है, यदि आपके सामने कोई दुर्घटना हुई है तो आप उसको तुरंत अस्पताल पे पहुंचाएं या तो सूचना दें। इसका लाभ ये होगा कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल अस्पताल समय पे ना पहुंचने के कारण अपनी जान खो देते हैं, तो उनकी जान बचेगी। दूसरा, ट्रैफिक के नियमों को समझाया जाएगा कि वाहन के जो ट्रैफिक के नियम है आप उनको फॉलो करें ताकि आपके एक्सीडेंट ना हो, हेलमेट वगैरह पहने। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं जिनसे लोगों को अवेयर किया जाएगा, ठीक है। और ये जो विजन है ये 5 स्तंभों पर आधारित है। एक तो इसमें सुरक्षित गति, वाहन अपनी एक लिमिटेड गति पे चलाएं, ठीक है, स्पीड मेंटेन करके रखें, ज्यादा नहीं चलानी है। सुरक्षित रोड होनी चाहिए, वाहन सुरक्षित चालक व्यवहार और दुर्घटना उपरांत सहायता शामिल है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, विजन जीरो किससे संबंधित है, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित है, परिवहन से। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंचाई की। हमारे प्रदेश में जो प्रमुख 10 नदियां हैं, ठीक है, इनमें 81,500 मिलियन घन मीटर की जो इनकी जल की क्षमता है वो इतनी है। लेकिन इसमें से जो मध्य प्रदेश को मिलता है वो 56,800 मिलियन घन मीटर के लगभग मिलता है। ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना है 69.7% मिलता है, ठीक है। अब बात करी जाए तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र की, तो वो कितना है हमारा, 12,515.2 हजार हेक्टेयर जो है मध्य प्रदेश का वर्तमान जो लैंड है वो शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि पिछले वर्ष से इसकी तुलना की जाए तो 10.21% की बढ़ोतरी हुई है। बजट में भी सरकार इसका 2030 तक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के चल रही है, आप वो बजट की वीडियो में देख लेंगे। यदि बात करी जाए हमारे किसानों की सर्वाधिक सिंचाई किस किस क्षेत्र से होती है, तो इसके अलग अलग हैं, आप इसको यहाँ पर देखेंगे। हमारे यहाँ जो 78.56% सिंचाई होती है वो कुओं और सबमर्सिबल पंप से होती है, नलकूप से होती है, ठीक है। 78.56 पिछले वर्ष से डेटा, इसमें भी परिवर्तन आया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करी जाए तो जो 25.9% होती है वो नहरों और तालाबों से होती है, ठीक है, नहरों और तालाबों से होती है। इसके अलावा जो 13.3% की जो हमारी सिंचाई होती है, जो सिंचाई के स्रोत हैं वो हमारे अन्य स्रोत आ जाते हैं। तो सर्वाधिक सिंचाई के स्रोत क्रम 1, 2, 3 यहाँ पे आंकड़े दिए गए, आप इसको देख लेंगे। यदि बात करी जाए कुल सिंचित क्षेत्रफल की, तो हमारे यहाँ जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र है वो लगभग 80.6 का है, ठीक है। और फसलों के आधार पर यदि बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ गेहूं है, फिर इसके बाद जो सारी दलहन फसलें होती हैं वो हैं, फिर धान है। यदि सिंगल फसलों में बात करी जाए तो गेहूं और धान है, पहले नंबर पे गेहूं है, ठीक है। ये आपके उपयोग केवल मेंस में हो सकते हैं, ये डाटा आपके वहां पे काम का है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक आर्थिक संकेतक की, ठीक है। जो सामाजिक आर्थिक विकास संकेतक हैं ये आपके साक्षरता से संबंधित है, मध्य प्रदेश और भारत के। ये आंकड़े आपने पढ़े हुए हैं, आपके पास हैं, आप इसको एक बार देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जन्म दर की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जन्म दर है वो 24.5 है, वहीं पे भारत की 19.7 है। मृत्यु दर की बात करी जाए तो भारत की 6.0 है और मध्य प्रदेश की 6.6 है, ये भी ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर में आंकड़ों में थोड़ा परिवर्तन आया है, जो 48 था वो 46 हो गया है, इसको आप याद रखेंगे, लेकिन फिर भी भारत से बहुत ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर यानी 1000 बच्चों जन्म लेने वाले बच्चों में हमारे यहाँ लगभग 46 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये स्थिति बहुत ही खराब है, हमारी छत्तीसगढ़ से भी बुरी स्थिति है, केरल पे 7 के लगभग है, ठीक है।
बात करी जाए यहाँ पे हमारे यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो ये 2011 की जनगणना के आधार पर है। ये सभी आंकड़े आपके पास हैं, इसमें ज़्यादा हमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने फोकस किया है। सरकार क्या कर रही है, जो कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य में जो शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर है, ठीक है, इसको कम करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। और आप देखोगे कि जो शिशु मृत्यु दर है वर्तमान में, जो IMR इंडेक्स है, वो हमारे यहाँ का 46 है। राष्ट्रीय मृत्यु जो शिशु मृत्यु दर है उससे 30 में 16 ज्यादा है। ठीक है, ये 16 अंक नहीं होते। यदि बात करी जाए हमारे यहाँ प्रति 1000 जीवित जन पर शिशु मृत्यु दर की, वो 46 है। देश से बहुत ज्यादा अंतर है हमारे यहाँ। इसके कई कारण होते हैं, एक तो कुपोषण भी कारण होता है, ठीक है, और गर्भवती महिलाओं को जो अन्य पोषण तत्व दिए जाने चाहिए वो भी है। हमारे यहाँ हॉस्पिटैलिटी की बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है ग्रामीण अंचल बहुत बड़ा है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, और पहाड़ी क्षेत्र भी काफी ज्यादा है, हमारे एक आदिवासी जनसंख्या भी ज्यादा है। तो जो शिशु मृत्यु दर होता है उसका एक कारण ये भी होता है कि हमारे यहाँ जननी एक्सप्रेस जैसी कई योजनाएं हैं जो चल रही हैं। ठीक है, यानी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तो है, लेकिन यदि बच्चे यदि बीमार हो जाते हैं या उन्हें कोई दिक्कत जाती है तो उसके लिए ही इन जननी एक्सप्रेस का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसकी वजह से भी कई बार समस्याएं जाती हैं। ठीक है, कुपोषण एक बहुत बड़ा कारण है ही। तो सरकार हालांकि इसके लिए कई उपाय कर रही है, योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे उन योजनाओं का क्या लाभ हो रहा है, इसकी वास्तविक रिपोर्ट हमें कभी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, बात करी जाए मातृत्व मृत्यु दर की, तो वो भी हमारे यहाँ का भारत से तुलना करी जाए तो बहुत ही बुरी स्थिति है। हमारे यहाँ प्रति 1 लाख प्रसवों में 173 जो माएँ हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके पीछे भी कारण क्या है, इसके पीछे भी यही कारण है। एक तो हॉस्पिटैलिटी हमारे यहाँ बहुत कम है, जो भी अस्पताल अच्छे अस्पताल हैं वो कहाँ है, वो जिलों में है। ठीक है, अब ग्रामीण अंचल पे अब एक तो सड़कों की स्थिति भी ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी, जननी एक्सप्रेस जो चल भी रही हैं वो समय पर पहुंचती नहीं है। ठीक है, और स्वास्थ्य से संबंधित जो उनको आवश्यकताएं होती है, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है उनकी 9 से 10 महीने की, वो भी उनकी कई बार नहीं हो पाती है, और एक गरीबी कारण है ही। ठीक है, तो इसके लिए सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार ने इसको अपने आर्थिक सर्वेक्षण में एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन इसके लिए कर क्या रही है, क्या योजनाएं चला रही हैं। ठीक है, केंद्र की तो कई योजनाएं चल रही हैं, मातृत्व वंदन योजना चल रही है। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना में भी इसमें कई बार दिया जाता है। इसके अलावा कुपोषण के लिए भी मटका कार्यक्रम एक करके चल ही रहा है। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, आप इन योजनाओं को देख लेंगे। आपकी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय भी है ये। स्वास्थ्य आपका वहाँ पे एक अलग से टॉपिक भी है, लेकिन प्री के लिए आपके ये आंकड़े जो हैं ये याद रखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा आर्थिक सर्वेक्षण खत्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। फिर मुलाकात होती है नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।